हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस एसएमसी के लेक्चर नंबर 5 में जो है हम बायस के बारे में काफ़ी डेप्थ में जो है समझने वाले हैं। एंड साथ ही साथ जो है इसके अंदर न्यूज़ को भी जो है हम ऐड करेंगे, जिससे हमारे बायस जो है काफ़ी इजी हो जाए। बट इसके पहले अगर हम देखें तो टोटल 4 लेक्चर में जो है, लेक्चर 1 में जो है हमने फ्रैक्टल के बेसिक को समझा, ऑर्डर ब्लॉक को समझा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के स्प्रिंग नेचर को समझा। साथ ही साथ सेकंड लेक्चर में हमने पुल बैक, लेक्चर 3 में जो है कंटिन्यूसन एंड पुल बैक को थोड़ा और डिटेल में समझा, एंड लेक्चर 4 में जो है हमने मैग्नेट पॉइंट को समझा। तो अभी तक जो है हम फ्रैक्टल के साथ जुड़े हुए थे, एंड स्टिल बायस में हम फ्रैक्टल के साथ जुड़े हुए हैं। बट माइंड में एक सवाल आता है कि सडनली बायस क्यों? आखिर बायस की नीड क्यों है? जब मैं लाइव क्लासेस ले रहा था, ठीक है, आप सभी के साथ मैंने ऑलरेडी लाइव क्लासेस ले रखे हैं and कई बार जो है मैंने चैट ऑन की है, तो वहां पर मोस्टली जो है एक ही डाउट रहते थे, सर बायस, सर बायस, सर बायस। तो मैं भी खुद थोड़ा सा चौंक गया था कि आखिर क्यों। क्योंकि मैंने यूट्यूब पर जो है बायस के लेक्चर्स बनाए हुए हैं, मैंने हर मेंटरशिप में जो है बायस को जो है डेप्थ में समझाने की कोशिश किया है, मैंने हर बार जो है बायस पे जो है मैंने ध्यान दिया है, फोकस किया है। तो फिर आखिर क्यों? समझ में नहीं आता हमें कि क्यों। ठीक है। तो जब मैंने ये जानने की कोशिश की कि रीज़न क्या है, मैंने पूछने की कोशिश की कि रीज़न क्या है, बायस में कहाँ पर रुकावट आ रही है, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग थे। एंड मैंने भी सभी के चीज़ों को जो है ध्यान से नोटिस किया। मैंने डिस्कॉर्ड में जो है बीच में कुछ चैट रीड कर रहा था, एंड डाउट्स में जो है मैं कुछ रीड कर रहा था, तो मैं वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में जो है लोगों को मैंने बांटने की कोशिश की। एक ऐसे कैटेगरी के लोग जिन्हें तुम कितना भी एक्सप्लेन कर दो, वो नहीं समझने वाले। क्यों? क्योंकि वो इजीली कंसेप्ट को जो है अपने माइंड में उतार नहीं सकते, इजीली जो है वो टॉपिक्स को समझ नहीं सकते, एंड उन्हें उसके साथ इशू आता है। वो जानबूझ के ऐसा नहीं करते, बट उनके अंदर जो है वो नहीं है कि वो इजीली जो है उस टॉपिक को जो है पचा लें और समझ जाए। नहीं, वो उनके अंदर स्किल नहीं है। ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं नॉर्मली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, बायस क्या है। एक स्ट्रक्चर है, मान लो इस तरीके से, प्राइस नीचे गिरा और प्राइस ऊपर गया डेली टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे। अब यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस ओवरऑल ऊपर जाना चाहता है। अब ऊपर जाना चाहता है, ये भी कैसे पता चलता है? बायस के थ्रू। लेकिन आप इनडायरेक्टली ये समझो कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और फिलहाल प्राइस गिर रहा है यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बना के। तो बायस कहाँ पे हुआ है? नीचे के ऑर्डर ब्लॉक की तरफ हुआ अभी फिलहाल। प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये बायस। लेकिन हमने देखा कि नीचे हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, उसको टैप करके प्राइस इस तरीके से मूव किया था और ओवरऑल बायस अपसाइड किया और प्राइस अपसाइड जाना चाहता है। तो उसके बाद जो बायस हुए वो इस लिक्विडिटी के हिसाब से यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर जब प्राइस था तो यहाँ उसके बायस यहाँ पर थे, यहाँ पर जब प्राइस था तो उसके बायस यहाँ पर थे, और यहाँ पर जब प्राइस है तो मैं भी टेम्पररी बायस अब क्यों हूँ, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस नीचे आता है, यहाँ के किसी के पीओआई को टैप करना और फिर इस तरीके से अब जाता है। और अगर उसको रिवर्सल करना है तो फिर वो इस तरीके से हो जाता है, और बायस जो है फिर मेन नीचे के लिक्विडिटी हो जाती है, एंड उसके बाद ऊपर जाके ये बायस हो जाते हैं, फिर इसको टैप करके फिर ये बायस हो जाते हैं। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए एक पॉइंट को हम फाइंड करते हैं, उसको हम बोलते हैं बायस। ये बेसिक है, एकदम बेसिक। ये देखो, प्राइस यहाँ पर अटक गया है। ओके, प्राइस इस जगह पे है। अगर मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करूं, प्राइस इस जगह पे है जैसा मैंने आपको समझाया, इस जगह पे। तो इसके बायस अभी मैं देखूं, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन गई है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो बायस किस तरफ के हुए? ये ऑर्डर ब्लॉक की तरफ पे, सीधी सी बात है। प्राइस वहां पर आ जाता है। तो ये बेसिक बायस है।
ओके, दूसरा अगर हम देखें, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस इस जगह पे है, हमने बोला बायस इधर तक के हैं, नीचे तक के। ओके, आया। अब हमने बोला कि ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, अब बायस जो है इस वॉल्यूम एम्बेलेंस तक के हैं, ऊपर के। प्राइस वहां तक गया, ठीक है। अब सडनली थ्री कैंडल स्विंग बन गई, तो हमने बोला कि बायस यहां तक के है। एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे जाने के लिए उसको गेस करने के पॉइंट को बोलते हैं, या उस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायस, कि यहाँ से प्राइस यहाँ जाएगा, ये गेस यहाँ से प्राइस यहाँ से जाएगा। इसके थ्रू जो है फिर उस डायरेक्शन के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। जब बायस ही हमारे गलत हो जाएंगे, हम हर जगह फिर फेल हो जाएंगे, सब कुछ फेल, सब कुछ, पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। हम कुछ भी सीख लें, सब कुछ खत्म। तो ये बेसिक एक बायस की थियरी है, लेकिन ये सीधी सीधी उनके दिमाग में नहीं उतरती। इन्हें और सिंपल करके दो। मैं और कितना करूं? आप समझो, मैं और कितना करूं? तो मैं अगर देखूं वेलाइज में बायस, मैक्सिमस सेरेना में बायस, कार्टल में तो हाँ बायस, विफ्रैक्टल है तो बायस, बूट कैम्प में मैंने कान पकड़ लिया कि अब बहुत हो गया बायस। तो हाँ, बायस 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 बायस, क्या किया जाए? हर बार मैंने कोशिश की, हर बार इतना डिटेल में जाता था, इतने बायस तो लाइफ में किसी ने नहीं सिखाए होंगे जितने मैंने बायस सिखा दिए, सारे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे के लेक्चर्स, 10-15 ज्यादा लेक्चर बना चुका हूँ बायस पे, सारे मेंटरशिप पे मिला के देखे तो भी स्टिल बायस समझ में नहीं आता। तो ऐसी कैटेगरी के लोग, जहाँ पर ये सीधी सीधी चीजें समझ में भी नहीं आती, उनको हम चाह कर भी समझाने की कोशिश नहीं कर सकते। ओके, तो उन पर हम ज्यादा क्योंकि अगर जो मैच्योर है वो मेरी बात समझ रहा है कि वहां पर जो है मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता, मैं चाहकर भी उन्हें क्लियर नहीं कर सकता। अब ऐसा तो नहीं है उनके घर पे जाके मैं उनके हाथ को पकड़ूं और बोलूं कि ऐसे लिखा जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसा नहीं होता। okay? तो ये एक कैटेगरी के लोग थे, इनको मैं चाह कर भी नहीं सिखा सकता, तो मैं इनको स्किप कर रहा हूं। मैं उन्हें यही सजेशन दूंगा, बार बार लेक्चर को देखो। अब दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ये समझ तो जाते हैं लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर फंसे हुए हैं। जैसे कि ये पीओआई डेली का डन हुआ, हाँ, अब यहां पर डेली का पीओआई है, टूट गया। अब वो बेचारों की गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बायस का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी। ठीक है, बायस का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी, उनको ऐसा लगता है। तो वो जहां पर भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई देख लेते, बायस 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 बायस। ठीक है, लेकिन मैं दूसरे कैटेगरी वालों से ये कहना चाहूंगा, तुमको किसने बोला कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई ही बायस है? हर बार वो 100% वो ऐसा पीओआई है जो टूटेगा ही नहीं। किसने बोल दिया? ये एक टूटा, ठीक है, दूसरा मैं और बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, टूट गया। ठीक है, फिर चलने दो। ये एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, यहाँ पर देखना, डेली टाइम फ्रेम पीओआई। किसने बोला आखिर कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई नहीं टूटता? एक टूटा, दूसरा टूट गया, यहाँ पर आपका ये तीसरा टूट गया, आपका जो है यहाँ पर चौथा टूट गया। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखोगे तो ये आपका पांचवा पीओआई टूट गया। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई अमर नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग में डालना होगा कि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई जो है अमर नहीं है।
तो वजह क्या है? चलो इन सारी चीजों को डिटेल में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई, वीकली में नीचे का एफवीजी, और ये ऑर्डर ब्लॉक डेली, और ये ऑर्डर ब्लॉक को डेली में रिफाइन करें तो यहाँ पे आता है मिटिगेशन। तो प्राइस वीकली का पीओआई लेना चाहता है, अब इसके बीच में डेली की रुकावट बन गई, तो प्राइस को तोड़ना पड़ेगा डेली के पीओआई को। प्राइस वीकली पे जाना चाहता है, डेली का पीओआई बीच में रुकावट है, तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशल पावर नहीं है कि इसको एक अलग से ब्रिज बना के दिया जाए कि आप यहाँ से जाइए सर और अब वापस आइए और इसी जगह पर आके फिर डेली को रिस्पेक्ट करके जाइए। ऐसा नहीं होता, स्ट्रक्चर ऐसे नहीं चलता। तो ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। अब इनमें क्या इनकी गलती है? बिल्कुल भी नहीं, इनकी गलती नहीं है। इन्होंने फ्रैक्टल को नहीं समझा था। तो इन्हें मैं ये बता रहा हूं कि देखो, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें पहले से तैयार होना पड़ेगा कि नीचे वीकली का पीओआई है और डेली का ऑर्डर ब्लॉक टूटने वाला है। अब ना उनका ये सवाल आएगा, सवाल ये है कि अचानक कैसे? समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अचानक कैसे हम प्रेडिक्ट कर लें? ये तो अचानक हो जाए। अचानक नहीं होता, सडनली ये नहीं होता। मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता सडनली होता है करके। तो ये कैसे होता है? इसकी जो बीज हैं वो यहीं पर डाल दिए गए थे, ट्रैप ऑलरेडी सेट हो चुका था। डेली में जब एक टाइम आए, या किसी भी टाइम फ्रेम में जब एक टाइम आए कि प्राइस उसके ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को रिस्पेक्ट किए बिना ही भागना स्टार्ट कर दे, तो समझ जाओ कि उसके ऊपर के हायर टाइम फ्रेम पर पीओआई बनना स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद उसी पीओआई को प्राइस लेने आएगा। जैसे कि प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को लिया, इसको भी लेने आ सकता था लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर ये यहां पर आ जाता तो वीकली टाइम फ्रेम पर एफवीजी क्रिएट नहीं होता, और अगर एफवीजी क्रिएट नहीं होता तो बाद में आप जैसे लोगों को यहाँ पर ट्रैप ये कैसे करता? ऐसे भाग जाने की जगह पर अगर वो ऐसे होता तो आप सभी इसमें खुश होते, लेकिन वो ये नहीं चाहता। प्लीज इसे समझो। तो जब भी एक टाइम फ्रेम पर, वो चाहे 1 आवर का ही क्यों ना हो या 15 मिनट का ही क्यों ना हो या 1 मिनट में ही क्यों ना हो, प्राइस भागे मतलब समझो हायर टाइम फ्रेम के अंदर पीओआई क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद उसकी बारी आएगी टैप होने की, फिर उसके बाद उसके ऊपर की बारी आएगी टैप होने की। सेम 1 मिनट का टूटा है तो 5 मिनट के टूटने की बारी भी आएगी जब 15 मिनट भागना स्टार्ट करेगा। हर टाइम फ्रेम की बारी आती है टैप होने की, और हर टाइम फ्रेम की बारी आती है टूटने की। और अगर तुम यहाँ पर देखोगे के बाद ये यहाँ पर टैप होके जो भी इसको मुंह देना था दे दे, ठीक है। के बाद ट्रैप, और प्राइस इसकी जगह पर यहाँ से चला गया और हम देखते रह गए बस इसको, क्योंकि हमने समझने की कोशिश नहीं की। हम बस यहाँ पर देख के, वो होता है ना कि किसी को देख के एकदम स्टक हो गए, एकदम रुक गए, कुछ होश ही नहीं है, वैसे ही हम यहाँ से बस देखते रह जाते हैं इसको, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, और वो आता ही नहीं है। और इसके चक्कर में ना हम ये सोच पाते हैं ना ये समझ पाते हैं, और हमारे बायस जो है पूरी तरीके से खत्म। ये एक तरीके की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड, जो फ्रैक्टल को समझ लेते हैं, तीसरी कैटेगरी की अब मैं बात कर रहा हूँ। फ्रैक्टल को समझ लेते हैं, उसके बावजूद प्राइस सडनली कुछ भी बिहेव करने लगता है। जैसे कि एक पर्सन ने यह समझा
कि वीकली टाइम फ्रेम पर एफवीजी है और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। इसको रिफाइन करते हैं इस जगह पर, तो कौन सा सोन निकल रहा है? ये डबल पीडी अरेस ओवरलैपिंग के साथ, ये तो ये पावरफुल है। ठीक है, हमने ये समझा। थर्ड कैटेगरी वालों ने समझा, जो बहुत बेहतर ट्रेडर हैं, बायस को अच्छे से समझ पाते हैं, उन्होंने ये समझ लिया। अब क्या किया जाए? क्या किया जाए? वो इसको लेके टारगेट रख देते हैं वीकली का, ये हाई डेली प्राइस चल रहा है। अब प्राइस को भाग जाना चाहिए, और डेली टाइम फ्रेम का पीओई भी है। अब तो इसको टैप करके प्राइस को उड़ जाना चाहिए। अब यहां से बन गई एंट्री। अब यहां पर एक और पीओई बना, इसको टैप होके भी प्राइस ऊपर गया। यार ठीक है, अभी स्मूथ चल रहा है। अब यहां पर एक पीओई बना, तो ऊपर जाना चाहिए ना। देखो हुआ क्या, मेरी एक एंट्री है इस जगह से, टारगेट है ये। अब अचानक यहां पर एक और नया पीओई क्रिएट हो गया, तो मैं धीरे धीरे शिफ्ट हो जाऊंगा ना अपने एसएल को, कि वो डेली टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट मिल गया। तो मैंने एंट्री यहां से ली थी, अब मैं कोस्ट टू कोस्ट के ऊपर अपने एसएल को ले जाता हूँ, है ना। मेरा एसएल यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे ले जाता हूँ, और अब यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का पीओआई बन गया है, तो प्राइस यहाँ से बाउंस करेगा और मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। एसएल, क्या वजह है? इतना सही तो बाकी था, जस्ट इतना सा। आखिर वजह क्या है? ये थर्ड कैटेगरी में जो लोग आते हैं, वो समझ नहीं पाते। जो तीसरे जोन में जो लोग हैं, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। प्राइस, हम फिर भरोसा करते हैं, फिर एक एंट्री लेते हैं, क्योंकि वीकली के बायस स्ट्रांग है, और ये हमें बताता है कि तुम सही हो, और फिर बताता है कि तुम सही हो, और फिर हम हमारे एसएल को ये पीओआई पे शिफ्ट कर देते हैं, नीचे से ले जाके, और फिर ये बोलता है कि तुम पूरे गलत हो। और जो सही होते हुए, फ्रैक्टल समझते हुए, सारी चीज समझते हुए भी सही होते हैं, वो हार मान लेते हैं, और फिर एक्चुअल मुंह आ जाता है। एक कैटेगरी में आते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता। एक आते हैं फ्रैक्टल के वजह से फेल है, और एक आते हैं फ्रैक्टल को जानने के बाद भी फेल है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें ऐसे लोग जिनको समझ में नहीं आता, उनका सॉल्यूशन है, प्लीज दिल से कोशिश करो, देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो, ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। उनका ये सॉल्यूशन है। सेकंड, जो फ्रैक्टल के वजह से ट्रैप हो रहे हैं, फ्रैक्टल को समझो, ठीक है, और तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। थर्ड, फ्रैक्टल समझने के बाद ऐसे जगहों पर जहां पर सडनली बिना किसी बायस के अप या डाउन मूव आ जाता है और पीओआई फेल हो जाते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन है न्यूज़। जी हाँ, न्यूज़। देखो, हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसे ऐसे वर्ल्ड में हम रह रहे हैं जहां पर कोई एक देश नहीं है, कोई एक कंट्री नहीं है, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं। हर कंट्री के अलग अलग लीडर हैं, हर कंट्री के मोस्टली सब अलग अलग करेंसीज हैं। एक कंट्री दूसरे पे जो है सैंक्शन लगाती है, ठीक है, एंड उसके वजह से उसकी करेंसी में इफेक्ट होता है, वहाँ के जीडीपी को जो है इफेक्ट होता है।
तो कब क्या डेटा रिलीज हो रहा है हम नहीं जानते, कब कौन सी न्यूज़ आ रही है हम नहीं जानते, कौन से कंट्री के लीडर ने कौन से कंट्री के लीडर को क्या बोला हम नहीं जानते, उससे क्या इफेक्ट हुआ हम नहीं जानते, वॉर हुआ तो क्या इफेक्ट हुआ हम नहीं जानते। तो हम नहीं जानते। तो क्या ये जानना जरूरी है? चलो इसको समझते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? देखो, अगर एक शांत कंट्री होती, ठीक है, एक ही कंट्री होती और एक ही करेंसी होती, कोई इशू ही नहीं होता, सब ठीक है, कोई किसी का वॉर वगैरह कुछ नहीं, सब शांति से जी रहा है। लेकिन यहाँ पर इशू है, अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग जगह, साथ ही साथ अलग अलग न्यूज़ और अलग अलग डेटाज जो है निकल के आते हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप सभी फॉरेक्स में किसी ना किसी के थ्रू आए हो, डायरेक्ट नहीं आए हो। किसी मेंटर के थ्रू आए होंगे, किसी यूट्यूबर के थ्रू आए होंगे, आप फॉरेक्स में आए। इससे पहले जब आप इंडियन मार्केट में थे तो आपके दोस्त के कहने पे या किसी के कहने पे आप आए होंगे, या कोई रील वीडियो देखा होगा तो आप आए होंगे। अब जब इंडियन मार्केट में आप स्टॉक में ट्रेड करते हो तो आप क्या देखते हो कि स्टॉक का परफॉर्मेंस क्या है, उसकी कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में या उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रॉफिट या लॉस किया था, कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट है, सारे डेटा आप देखते हो। और उसके बाद जो है आप उसका फ्यूचर देखते हो, और आप देखते हो कि ये भविष्य में जो है बहुत आगे जाएगा और इसमें आप इन्वेस्ट करते हो। ये स्टॉक का आप बेसिक सा इतना फंडा है, लेकिन हाँ, उसके अंदर भी आप फंडामेंटल एनालिसिस देखते हो। अब आते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी की टॉप 50 कंट्रीज, इंडिया की जो है टॉप 50 कंट्रीज आती है। उसकी वजह से निफ्टी के अंदर जो है मूवमेंट होता है। बैंक में 12 बैंक्स आती हैं, ठीक है, ये मैं वो डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, आई थिंक 2020 टू 21 के आसपास, जहाँ जहाँ तक मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता। तो उसके बाद मैंने उसमें नहीं देखा तो उसका ज़्यादा मुझे नहीं आइडिया, बट हाँ इतना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग निफ्टी बैंक का जो है मूव आता है। अब सडनली तुम आ जाते हो फॉरेक्स मार्केट में। फॉरेक्स मार्केट में जब तुम आते हो तो ये किसी एक देश का मार्केट नहीं है, हर कंट्री के लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री में लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि गोल्ड में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप नहीं ट्रेड कर रहे हो, अफ्रीका से बैठ के कोई ट्रेड कर रहा है, दुबई से कोई बैठ के ट्रेड कर रहा है, कोई बांग्लादेश से बैठ के ट्रेड कर रहा है, ठीक है। फॉरेक्स चलो चाइना में बंद है, लेकिन हांगकांग से जो है लोग ट्रेड कर रहे हैं, ताइवान से लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो अलग अलग कंट्रीज से जो है लोग ट्रेड कर रहे हैं नाउ। तो इसमें गलत क्या है? स्टिल अभी भी कोई गलत नहीं है। अब गोल्ड जो है उसका एक ऐसी करेंसी जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री है, उसके सामने क्या रिएक्शन है, ये जानना जरूरी है, जो कि हम नहीं जानते। जो कि है अमेरिका, और उसकी करेंसी है डॉलर। अब पावरफुल कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो है वो हमारी अमेरिका है। जैसा मैंने बताया कि पहले अपना देश ऐसा नहीं है कि एकदम शांत है और कोई एक ही कंट्री, ऐसा नहीं है। ये वर्ल्ड में जो है अलग अलग कंट्रीज हैं, जिसके अंदर एक पावरफुल कंट्री है अमेरिका, और उसकी एक करेंसी है डॉलर, और उसी की वजह से जो है उसकी वैल्यू है। अब वो नहीं चाहते कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा गिरे, या लोग जो हैं दूसरी कंट्रीज जो हैं डॉलर के अंदर ट्रेड करना बंद कर दें। वो नहीं चाहते, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि डॉलर की वैल्यू बनी रहे,
बाकी सारी कंट्रीज जो भी ट्रेड डील करें वो डॉलर पे करें। अब काफ़ी कंट्रीज नहीं करती, जिस पे अलग अलग तरीके के सैंक्शंस लगते हैं। उसके वजह से होता क्या है, मार्केट में जो है बड़ा मूवमेंट आता है, हलचल होती है। दूसरा, टैरिफ। कौन सी कंट्री कौन सी कंट्री पे कितना टैरिफ लगा रही है, तो ये भी एक इशू है। डॉलर की अपनी एक वैल्यू वैल्यू बनाए रखनी है, वो भी एक इशू है। तीसरा है ऑयल, बॉन्ड्स। ठीक है, तो साथ में आ रहे हैं न्यूज़, सीपीआई डाटा, पीपीआई डाटा, एफओएमसी मीटिंग, हर तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं, डेटा आ रहे हैं, एसपीएक्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही है। साथ ही साथ ये रही सिर्फ करेंसी को लेकर, बाकी सारी चीज़ों को लेकर बेसिक। ओके, अब इनमें होता क्या है, कोई डेटा नेगेटिव आ गया किसी कंट्री के लिए, जो है नेगेटिव हो गया, या ब्याज दर में जो है बढ़ोतरी हुई या कटौती हुई, कुछ भी हुआ, इम्पैक्ट पड़ रहा है डॉलर पे। डॉलर की वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है गोल्ड पे, सब चेन में। दूसरा, कुछ लोग ट्रेड करते हैं यूरो यूएसडी में, यूरो की करेंसी में। कुछ लोग ट्रेड करते हैं जीबीपी में, जीबीपी यूएसडी में। कुछ लोग ट्रेड करते हैं कैनेडियन करेंसी में। कुछ लोग ट्रेड करते हैं ऑस्ट्रेलियन करेंसी में। इनके अपने डेटा आते हैं, इनकी अपनी न्यूज़ रहती है। अब हमारी इंडिया की भी सेम है। हमारा इंडिया का भी एक करेंसी है ना, यूएसडी आईएनआर। आईएनआर हमारी एक करेंसी है, जैसे यूरो करेंसी है, ब्रिटिश पाउंड एक करेंसी है, कैनेडियन एक करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन एक करेंसी है। सेम आईएनआर, इंडियन रुपीस जो है करेंसी है। अब हाल ही में अगर आपको पता हो तो हमारी करेंसी 89 तक पहुंच गई। इतनी बुरी हालत हुई, सबसे वीक हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट जो है हमारे इतिहास में सबसे वीक जो है करेंसी हो चुकी थी। हमारे इंडिया की करेंसी जो है सबसे वीक हुई थी, आई थिंक इसी साल, कुछ महीने पहले 89 की हो गई। आरबीआई है इंडिया के अंदर, वो जैसे 89 है तो 88.75 पे कैसे लाया जाए, 88.7 50 पे कैसे लाया जाए, जिससे जो है थोड़ी बहुत राहत मिले, कि हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा वीक ना हो जाए या इतनी ज़्यादा गिर ना जाए। ठीक है, उसको संभाला जाए। तो उसके लिए आरबीआई ने एक डिसीजन लिया, और उसके वजह से जो है 25 पैसे या 30 पैसे, आई थिंक 50 पैसे जो है थोड़ा रिकवरी आई होगी। मतलब सडनली आधा 1% मूव, बायस चेंज। अब यूरो में आप ट्रेड करते हो, जीबीपी में आप ट्रेड करते हो, ऑस्ट्रेलियन करेंसी में आप ट्रेड करते हो, कौन सा देश ये चाहेगी कि उसके करेंसी की वैल्यू गिरे? कौन सा देश ये चाहेगा, बताओ? कोई नहीं। तो ये समझ में नहीं आता कि जब आरबीआई हमारे कंट्री के लिए, हमारे आईएनआर की वैल्यू के लिए जो है ये डिसीजन ले सकती है, तो दूसरे कंट्री में क्यों नहीं? वो भी अपनी करेंसी की वैल्यू बनाए रखने के लिए वो डिसीजन लेते हैं। अब मुझे ये बताओ, तुम में से जो भी यूरो में ट्रेड करते हो या जीबीपी में ट्रेड करते हो, कितनों ने जो है इसको जानने की कोशिश, कितनों ने जो है डॉलर के साथ, इंडिसेस के साथ समझने की कोशिश की जिसमें तुम ट्रेड करते हो? ये जो कनेक्शंस हैं बॉन्ड्स के साथ, एसपीएक्स के साथ, डीएक्सवाई के साथ, गोल्ड के साथ, ऑयल के साथ, जियोपॉलिटिकल चीज़ों के साथ, ये आम बात है। हर हफ्ते में 2 या 3 डेटा आते हैं, आम है, एकदम नॉर्मल है।
डॉलर मूव करता है, उसके अगेंस्ट में बोला जाता है गोल्ड मूव करता है, समटाइम्स डॉलर के साथ मूव करता है। तो कब क्या हो रहा है तुम जानते हो नहीं? बॉन्ड्स को तुम जानते हो नहीं? बॉन्ड्स में क्या हो रहा है तुम जानते हो नहीं? एसपीएक्स नहीं जानते? कौन कंट्री किस पे क्या टैरिफ लगा रही है? जेरम पॉल आके क्या बोल रहे हैं? ब्याज दर में क्या बढ़ोतरी कटौती हुई, तुम नहीं जानते? सबसे पावरफुल कंट्री का लीडर अभी फिलहाल जो कि डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो क्या बोलते हैं, तुम नहीं जानते? उन्होंने किस पर क्या हमला कर दिया, तुम नहीं जानते? किस पर क्या सैंक्शंस लगा दिए, किस पे क्या टैरिफ लगा दिए, और उसमें उस करेंसी में तुम फंसे हुए हो, या कुछ ऐसा क्या कर दिया जिसके वजह से गोल्ड को जो है थोड़ा असर हो सकता है, तुमने कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मेंटर ने, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर ने, या ये सारी चीज़ों ने जो है समझने की कोशिश नहीं की, ना समझाने की तुम्हें कोशिश की। मे भी उनका ये मानना हो, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मे भी ये उनका ये मानना हो कि ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, इसको क्या सिखाना। हो सकता है। और सही मायने में देखा जाए तो हाँ, ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक है। किसी भी चीज़ के अंदर आने से पहले ये समझना कि वो चीज़ है क्या, ये सबसे बेसिक है। ये ये आ, आम इंसान, छोटा बच्चा भी ये समझता है, डायरेक्ट से कोई कूदता नहीं है। बट हम कई बार लालच में आके या नादानी में आके ये कर बैठते हैं, और मैं भी आप लोगों ने करके बैठा हो। तो हाँ, बाहर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके अंदर सडनली मूवमेंट लेके आती है और चेंजेस करते हैं, बदलाव आता है। सडनली एक बदलाव, सडनली बड़ी बाइंग, सडनली एक सेलिंग, 2 या 3 दिन के लिए बाइंग, 2 या 3 दिन के लिए सेलिंग। क्यों? क्योंकि न्यूज़ आती है। अभी जैसे यहाँ पर देखोगे May 23 को कैनेडियन करेंसी में न्यूज़ थी, तो कैनेडियन करेंसी के लिए हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ये भी हाल में गोल्ड क्यों इतना राइज कर रहा है, उसकी सारी डिटेल किसने रीड करने की कोशिश की? किसी ने नहीं। जीडीपी यूएसडी फोरकास्ट, जीडीपी डाटा रिलीज होने के बाद क्या? हम नहीं जानते, हम ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते, हम इसे इग्नोर कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रेट कट होते हैं, ठीक है, रेट में बढ़ोतरी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब नॉर्मल है। और इसी के वजह से होता क्या है कि तुम्हारे आसपास में बाकी सभी लोग उस पे नज़र रखते हैं और वो करते हैं, या फिर सडनली माहौल चेंज हो जाता है, एंड उसके अगेंस्ट में जो है तुम बस ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, तो तुम कैसे सक्सेसफुल होगे? मुझे ये बताओ। आज अगर अमेरिका वॉर कर देता है किसी भी कंट्री के साथ, मान लो रसिया के साथ कर देता है, वॉर में उतर गया, और आप एक ऑर्डर ब्लॉक लगा के बैठे हुए हो, लेकिन वॉर के वजह से आपके अगेंस्ट में प्राइस जाना चाहता है, बच्चा बच्चा ये जानता है, लेकिन आपने टीवी चालू नहीं की, आपने कोई न्यूज़ का नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा, और आप बैठे हुए हो ऑर्डर ब्लॉक के भरोसे। अब आप बोलोगे कैसी बात करते हो नीलेश भाई, इतना तो पता ही होगा, कोई कंट्री किसी के साथ वॉर में कूद गई तो थोड़ा तो समझ में आता है। हाँ, समझ में आता है, लेकिन यही जो सिचुएशन है, ये तुम्हारे साथ एवरी डे रहती है। जब पीपीआई डाटा आता है, जब सीपीआई डाटा आता है, रेट हाई होते हैं, रेट कट होते हैं, बॉन्ड्स में जब इफेक्ट होता है, या फिर कुछ भी होता है, कोई भी न्यूज़, या जेरम पॉल ने कुछ बोल दिया, ट्रम्प की स्पीक हुई, कुछ भी होता है, तब तुम समझने के लिए रेडी नहीं रहते हो। तुम्हें डिटेल पता चलती है 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, वो भी तुम जानने की कोशिश करोगे तो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आसपास कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो इतनी ज्ञान भरी बातें जो है बोले। हम सब लोग आम लोग हैं जो एक ख्वाब देखते हैं कि एक अच्छा अमाउंट बनाए, हम लोग ऐसे ही हैं।
हम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहते जो 24 घंटे CNBC आवाज की तरह ये चालू हो जाए, ये शेयर ने आज ये किया है, इसमें आज RBI डाटा ने ये बोला है, ऐसा 24 घंटे नहीं होता। हम इस पे बात नहीं करते, हम दोस्तों से मिलते हैं तो भी टाइम पास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो माहौल के लिए बने हुए हैं, हमारे माहौल के लिए जो सही है हम वो माहौल के लिए बात करते हैं। तो हम इसी तरीके से समझें कि वॉर हो गई है लेकिन हमने टीवी चालू नहीं किया हुआ है और हमें नहीं पता है, और हम सामने लगा के बैठे हुए हैं ओनली ऑर्डर ब्लॉक। तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक वॉर से बड़ा हो गया। बस बात इतनी सी। मैं अगर आपको बताऊं, वीकली पीओआई तो है, साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊं, आपने ये बोला कि यार यहाँ पर आ जाता तो मजा आ जाता, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, आपने शिकायतें की। 14 मई, ठीक है, 15 मई को जो है मुंह आने वाला है, 15 मई में लगाता हूँ। 15 मई को मार्केट स्टार्ट हुआ, 1 आवर ओपन होते ही पहले 3 घंटे गिरने लग गया। एशिया सेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ और गिरने लग गया। ठीक है। शाम को कितने बजे न्यूज़ है? 6 बजे। कौन सा डाटा? पीपीआई डाटा। फेड चेयर पॉल की स्पीक है 6 बज के 10 मिनट को, मतलब 10 मिनट के अंदर डेटा आएगा, 10 मिनट के बाद फेड चेयर पॉल की स्पीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हमने ये एक पीओए मार्क करके रखा हुआ है, दूसरा हमारा ये एक मिटिगेशन ब्लॉक है, 1 आवर। हम मिटिगेशन ब्लॉक में एंटर कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई रिजेक्शन साइन नहीं दिख रहा है। टाइम हुए हैं 9:30 मॉर्निंग की, और शाम को न्यूज़ है 6 बजे। इतनी जल्दी पीओई पे आ गया, तो हम सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ तक आएगा, लेकिन प्राइस में सडनली होता क्या है? रिजेक्शन। 3 कैंडल स्विंग, चौथा कैंडल एक्सपेंशन, 1 आवर में। और अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, टाइम बचा है अभी भी दोपहर के 3:30 के आसपास, 2:30 बजे की कैंडल है, 3:30 को क्लोज हुई, 3:30 बजे, 4:30, 5:30 बज चुके हैं, और आधे घंटे में न्यूज़ आने वाली है। ये कैंडल 5 बजे बनी थी, 5:30 को क्लोज हो चुकी है, आधे घंटे में न्यूज़ है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बन गया है ये ऑर्डर ब्लॉक। ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का, प्राइस डेली टाइम फ्रेम के पीओई से रिजेक्शन ले रही है, 30 मिनट के पीओई को टैप करके डिस्प्लेसमेंट भी दे चुकी है, और उससे पहले नीचे के एक पीओई से भी जो है डिस्प्लेसमेंट दे चुका है। और बायस के सपोर्ट का पीओई या बायस के अगेंस्ट का पीओई, कौन सा बोलो, कौन सा वर्क करेगा? हमारा ध्यान जाता है 110% इस पे, एंड सडनली जो है न्यूज़ आती है। 10 मिनट के बाद जेरम पॉल स्पीक आती है, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद, फिर आधे घंटे बाद। बस डेटा आने से पहले पीओई टैप हो गया। डेटा आने से पहले उसके अंदर आए डिस्प्लेसमेंट के पीओई को रिजेक्शन देके प्राइस अपसाइड चला गया। डेटा आने से पहले ये साइन मिल गया, ट्रिगर पॉइंट मिल गया, ये वाला। तो डेटा कौन सा आना था? पॉजिटिव। चलो देखते हैं कौन सा है। 6 बजे डेटा रिलीज होता है, कोर पीपीआई डाटा, डॉलर के लिए नेगेटिव, गोल्ड के लिए पॉजिटिव, सारा नेगेटिव। ठीक है। 6:10 को फेड चेयर पॉल जेरम जो कुछ भी बोलते हैं, वो इतना तो पता है पॉजिटिव बोलता है, डेटा पॉजिटिव, दैट्स इट। ये कहानी है
15 मई की। ओ नीलेश भाई, कोई भी चार्ट लेके मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ। 16 मई पे चलते हैं। 16 मई 7:30 पे डेटा आने वाला है। प्राइस अभी जो है 4 आवर के पीओआई पे है। ओके। और 16 मई स्टार्ट होने दो। अभी प्राइस चल रहा है 15 मई के हिसाब से। 16 मई यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है, गैप अप के साथ। नाउ 4 आवर पे चलने दो। 1 आवर पे आया। 4 आवर का पीओआई है, जिसमें 1 आवर में अबव बॉडी क्लोज हुई है, लेकिन 4 आवर में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसकी वजह से ये हुआ, ठीक है। लेकिन ओपनिंग होते ही प्राइस गिरने लग गया। मार्केट में 9:30 बजे हुए हैं मॉर्निंग के। डेटा है 7:30 बजे। प्राइस बस गिरे जा रहा है बिना रीजन के। कल का डेटा तो पॉजिटिव था। जेरम पॉल स्पीक ने भी पॉजिटिव बोला, तो आज गिर क्यों रहा है? डाउट तो जाएगा। मतलब फेक सेलिंग है। तो फेक सेलिंग क्यों? यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आया है, उसके लास्ट पीओआई को डन करने के लिए आ सके, इसलिए तो मैं ब्लैक कलर दे रहा हूं। तो अब जैसा लेक्चर 4 में मैंने बताया, मैग्नेट पॉइंट। तो प्राइस यहां पर टैप हुआ, यहां से यहां तक जा रहा है। हमारा मैग्नेट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। गिर गया। मैग्नेट पॉइंट पे आया। डेटा कितने बजे है? 7:30 को। टाइम कितना हुआ? 5:30। कैंडल क्लोज हुई 6:30 बजे। ओके, ये 6 बजे कैंडल स्टार्ट हुई 30 मिनट की, 6:30 को क्लोज हो चुकी है। 7 बजे, ठीक है, 6:30 से 7 इसने टाइम स्पेंड किया, क्योंकि 7:30 को न्यूज है, तो इसके अगली कैंडल में डेटा आएगा। अगली कैंडल में डेटा पीओई टैप है, तो डेटा कौन सा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो 30 मिनट में प्राइस के अंदर मूव आता है 15 पॉइंट का। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ओवरऑल नाइट तक मूव कितना आ गया? 38-39 पॉइंट का, और ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का मूव आ गया, ठीक है। बट बट ये 16 मई है, ठीक है। एंड हम इसको 16 मई को, ठीक है, ये चल रहा है। नाउ इस जगह पे प्राइस आ गया, मैं जस्ट इसको कट करूंगा। प्राइस आ गया, ठीक है। तो ध्यान दो, न्यूज़ था 7:30 बजे, लेकिन उसके 1-1.5 घंटे पहले ही पीओआई टैप हो गया, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया, और लोगों को ट्रैप कर दिया गया कि तुम सेलिंग के एफवीजी से गिर जाओगे। लेकिन प्राइस बाइंग, और ये बाइंग इतनी स्लो थी कि अब लोगों को लगने लगा कि इस पीओआई से प्राइस गिरेगा। नेक्स्ट डे गैप अप। अब मुझे एक बात बताओ, आपका 15 तारीख का डेटा पॉजिटिव, 16 तारीख को गिरने लगता है बिना किसी रीजन के, तो शक जाएगा, और उस शक के थ्रू जो है आपने ये पीओआई निकाला, और आपने देखा डेटा आपका पॉजिटिव आया। तीसरा चीज, अब 17 तारीख, ठीक है, तो 17 तारीख को मार्केट क्लोज। 18 को मार्केट क्लोज, क्यों? सैटरडे संडे आ गया, तो 19 तारीख को अब मार्केट ओपन हो रहा है। तो आपने 15 और 16 को क्या देखा? डेटा पॉजिटिव है। स्ट्रक्चर के हिसाब से आपने डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखा? डेटा पॉजिटिव है। तो 19 तारीख को जब कोई न्यूज नहीं है, तो न्यूज ना होने के टाइम पे सिर्फ दो चीजें हो सकती है। पहला, या तो तुम साइडवेज हो जाओ, प्राइस ओपन हुआ और उस रेंज में निकाल दें। दूसरा, फ्राइडे और थर्सडे को जो डेटा था उसी को कंटिन्यू करें। तो फ्राइडे और थर्सडे को डेटा कौन सा था? पॉजिटिव। और स्ट्रक्चर में ऊपर लिक्विडिटी हंट होना बाकी है, तो या तो इसको कंटिन्यू करें, या फिर रेंज में निकाल के नेक्स्ट डे लिक्विडिटी कलेक्ट करके अपसाइड करें। अब ये रेंज में क्यों निकालता है, समझो। हर कोई फॉरेक्स फैक्ट्री देखता है, आप देखोगे अप से स्टार्ट, ठीक है,
बाकी लोग देखेंगे। अगर इतना ही आसान होता, को देखो एक चीज याद रख लो, कभी भी ट्रेडिंग में कोई भी चीज आसान नहीं है। कोई भी चीज तुम्हें आसान नहीं मिलेगी, हर जगह पे प्रॉब्लम है। जो चीज ज्यादा लोग यूज करने लग जाएंगे, प्रॉब्लम है। अब फॉरेक्स फैक्ट्री में लोग जाते हैं, न्यूज देखेंगे, डेटा आने के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है पूछ जाएंगे। अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जिस दिन डेटा ना हो उस दिन क्या कर लोगे? 5 मिनट 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक ही देखने के सिवा और कोई रास्ता बचा है तुम्हारे पास? नहीं ना? या सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, और कोई रास्ता बचा? नहीं ना? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये याद रखो, अब लोगों को रीड करते नहीं आता। अब याद रखो कि देखो, मार्केट में ना माहौल बना हुआ है पॉजिटिव का। जस्ट डेटा ना होने की वजह से ये नहीं है कि माहौल नहीं बना, माहौल बना हुआ है पॉजिटिव का। पिछले 2 दिन के डेटा देखो, लास्ट वीक का डेटा देखो, और स्ट्रक्चर को उसके साथ मिलाने की कोशिश करो। अगर वो डेटा के हिसाब से साइन आ रहा है, आप कंटिन्यू करो। नहीं आ रहा तो मत समझो, नए डेटा को आ जाने दो। लेकिन हाँ, हमारा गोल हमेशा यही होना चाहिए कि डेटा आने से पहले हम रेडी हो जाए और ट्रेड में एंटर एंटर हो जाए, तो न्यूज हम कैप्चर कर पा रहे हैं। क्योंकि न्यूज के मुंह आने के बाद तो हर कोई कूदता है, न्यूज के मुंह आने से पहले आप स्ट्रक्चर के थ्रू जो है कूद जाओ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। तो अब 19 तारीख को कोई न्यूज नहीं है, या तो साइडवेज या तो हमारे बायस को कंटिन्यू करेगा। कैंडल एक गैप अप के साथ ओपन होता है, क्योंकि बायस पॉजिटिव थे। पिछले 2 दिन की न्यूज भी पॉजिटिव थी। जस्ट बीच का सैटरडे संडे बंद था, लेकिन गैप अप तो हो गई। नाउ प्राइस उसी दिन सेलिंग करके रेंज में आ जाता है, और यहाँ पर एक गैप इम्बेलेंस क्रिएट हुआ था, उसको टैप करके मुंह देता है, एंड फिर वापस नीचे आ जाता है। तो 19 तारीख को मार्केट रह गया रेंज में। सीधी सी बात है, जिसके अंदर आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि गैप अप हुआ, लेकिन यही एक पीओआई था जहाँ से प्राइस जा सकता था, और ये आपका मैग्नेट पॉइंट था, और आपने यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश की, तो ये पीओआई तक या जैसे भी आप ट्रेड करो, 10-15 पॉइंट जो भी मिला, ठीक है। चौथे लेक्चर के हिसाब से, फोर्थ लेक्चर के हिसाब से। नाउ मैं 16 का वेट कर रहा हूँ न्यूज़ के हिसाब से, सॉरी 20 तारीख का वेट कर रहा हूँ। 19 तारीख हो गई, 16 के बाद डायरेक्ट 19 आई, मंडे था। अब मैं ट्यूसडे का वेट कर रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, लो, ट्यूसडे को कोई न्यूज़ नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ, मंडे को भी न्यूज़ नहीं, ट्यूसडे को भी न्यूज़ नहीं। अब नीलेश भाई ने बोला है कि साइडवेज होगा। मेरे भाई, साइडवेज मंडे को हो गया तो ट्यूसडे को क्यों होगा? बहुत रेयर केस में खींचा जाएगा, वरना नहीं। तो ट्यूसडे को क्या होगा, जो बायस कंटिन्यू है उसी को कंटिन्यू करेगा। एंड अगर आप देखोगे, 20 में स्टार्ट हो जाने दो, 20 में स्टार्ट हुआ, इस जगह पे प्राइस नीचे गिरने लगा। 1 आवर का स्ट्रक्चर ऑन, और ये लो मैग्नेट पॉइंट, एंड प्राइस अप साइड। 20 तारीख को कोई डेटा नहीं, लोग क्या देखे कुछ पता नहीं, लेकिन हमें समझते आता है। हमने देखा कि ओवरऑल पॉजिटिविटी है। जस्ट मंडे को नया वीक स्टार्ट हुआ है उसके वजह से, और कोई न्यूज़ नहीं है उसके वजह से, जस्ट साइडवेज हुआ। बट ओवरऑल पॉजिटिविटी है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर में भी जो है, स्ट्रक्चर भी जरूरी है। जस्ट पॉजिटिविटी होना जरूरी नहीं है, स्ट्रक्चर भी। डिस्प्लेसमेंट, पुल बैक, सीधी सी बात है, कंटिन्यूएशन आना बाकी है। मंडे को रेंज चला गया तो कंटिन्यूएशन नहीं आएगा, आएगा, और ये आ गया कंटिन्यूएशन। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो अभी के डेटा में मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी जो चल रहा है इस जगह पे, ये पूरा मैं चल समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑल टाइम हाई पे है ना, मैं वही वही समझाता हूँ। चलो, डेट 16 अक्टूबर, ऑल टाइम हाई पे, 16 अक्टूबर की न्यूज़ पे चलते हैं।
16 अक्टूबर। नाउ डेटा आप देखोगे, कोई न्यूज़ नहीं, कोई मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं। चार्ट फिर भी बुलिश है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए जब तुम्हारे पास कोई भी न्यूज़ ना हो और तुम वहां से चार्ट को देखना स्टार्ट करो या एनालिसिस करना स्टार्ट करो। मान लो तुमने ये लेक्चर देखा और नेक्स्ट डे जो है तुम मार्केट में कूद गए, ठीक है, और क्या देख के? कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो आप देखोगे पिछले एक हफ्ते का डेटा, जैसा मैंने उस दिन देखा ना, ट्यूसडे को, मंडे को। अभी पिछले एग्जांपल में ट्यूसडे मंडे को न्यूज़ नहीं थी तो हमने क्या देखा, फ्राइडे और थर्सडे का। सेम किसी ने ट्यूसडे को ट्रेडिंग स्टार्ट की होगी, वो देखेगा तो सही फ्राइडे और थर्सडे का। ये बेसिक चीज़ है, यहाँ पर अपना माइंड लगाने की जरूरत है। नाउ अक्टूबर 16 को जो है कोई न्यूज़ नहीं, 15 को कोई न्यूज़ नहीं, 14 को हाँ न्यूज़ है, फेड चेयर पॉल की स्पीक, उसमें कुछ पॉजिटिव रहा होगा जो कुछ भी है, ठीक है। 14 तारीख को देखते क्या है। पॉल की जो स्पीक थी वो पॉजिटिव थी, उसके वजह से 14 को न्यूज़ कंटिन्यू अपसाइड गया। 15 को न्यूज़ नहीं था तो बायस को कंटिन्यू किया। 16 को भी न्यूज़ नहीं था तो कंटिन्यू किया। नाउ अब थोड़ा डरो, नीचे से कंटिन्यू करना होता मैं 100% तुम्हें बोलता बाय, लेकिन यहाँ पे मैं इतना पागल भी नहीं हूं कि तुम्हें खुश होने के लिए बोलूं कि बाय, क्योंकि दूरी हो चुकी है ज्यादा। और साथ ही साथ 2 दिन न्यूज नहीं थे, तो अब 17 को कोई न्यूज है? नहीं है। 15 16 को कोई न्यूज नहीं थी, उसका मुंह आ चुका है। 17 को कोई न्यूज नहीं है तो नहीं, उसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, फेक चीज हो सकती है, जैसा पिछली बार हुआ था ना, फेक हल्के से गिरावट। डेटा पॉजिटिव था, फिर भी फेक गिरावट हुई। क्यों? क्योंकि शाम को डेटा जो आने वाला है वो उस तरीके से आ जाए या ट्रैप किया जाए लोगों को। तो मैं तुम्हें सजेशन नहीं देता कि कभी भी इस तरीके से इतनी दूरी होने के बाद, जब लास्ट 2 डेज से डेटा ना हो और वो पिछले डेटा को ही फॉलो करते जाए। हाँ, जस्ट कल ही डेटा रिलीज हुआ है तो आज तुम फॉलो कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर नहीं। क्यों? क्योंकि फिर फ्यूल खत्म हो जाता है, नया फ्यूल लेता है। डेट ऐसा नहीं है कि डेटा का इफेक्ट चला गया, नहीं, फ्यूल खत्म हो जाता है। नाउ एक दिन में गिरावट हुई 200 पॉइंट गोल्ड की, 200 पॉइंट गोल्ड जो है गिरा एक ही दिन में। अब लोगों को क्या लगा कि प्राइस जो है बहुत भयंकर गिरा है और प्राइस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहे हैं, जो डेटा देख रहे हैं, उन्होंने क्या देखा? बस एक कंटिन्यूएशन था, रिफ्यूलिंग करने आया है, क्योंकि डेटा तो अभी भी स्टिल पॉजिटिव है और 17 तारीख को कुछ खास नया आया नहीं है जिसके वजह से प्राइस नेगेटिव हो। तो ये जस्ट लिक्विडिटी लेने के लिए लोगों को ट्रैप किया गया है। और हाँ, एफईजी से ये हुआ भी। और तुम देखोगे 18 तारीख पूरे के पूरे 200 पॉइंट रिकवर। 19 तारीख फिर गिरता है। लेकिन ये 200 पॉइंट का झटका जो लगा वो अनएक्सपेक्टेड था, अनएक्सपेक्टेड। तो इसको कैसे गैस किया जाए? इस चीज को अगर तुम देखोगे, ये जो बाइंग है, हम इस बाइंग को समझें तो ये बाइंग को कैसे गैस किया जाए? इस चीज को क्या बोला जाए? कुछ नहीं, जस्ट सीधी सी बात है कि डेटा पॉजिटिव था, बिना वजह गिरा है, प्राइस पूरा रिकवर करेगा। एंड ये डेट 21 अक्टूबर, 18 अक्टूबर सैटरडे, 19 अक्टूबर संडे, 20 अक्टूबर मंडे, ठीक है, कोई न्यूज़ नहीं। और 21 अक्टूबर को भी कोई न्यूज़ नहीं, और प्राइस जो है 21 अक्टूबर को गिरता है।
नाउ प्राइस गिरा है, तो नेक्स्ट डे क्या एक्सपेक्ट करोगे? इसी बात है, गिरावट। डेली टाइम फ्रेम पर एक पीओवाई आया, अब तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? ये 22 तारीख है, 22 तारीख को कोई डेटा नहीं है, 23 को अब न्यूज़ आने वाली है, ठीक है, 23 को मतलब हमारा डे है, ठीक है, 23 को जो है हम ट्रेड करने वाले हैं और 23 को कोई न्यूज़ नहीं है, तो क्या होगा? डेली टाइम फ्रेम से ये रिजेक्शन हुआ, हल्का सा पुल बैक में भी, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि हल्का सा पुल बैक। लेकिन पिछले डेटा क्या है? नेगेटिव। तो अब 24 तारीख को क्या करेंगे? यूएसडी को 6 बजे सीपीआई डाटा है, और 7:15 को जो है आपका फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ क्या हुआ। 1 आवर पे तुम गए, तुमने देखा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, अब मार्केट स्टार्ट हो गया, सडनली प्राइस नीचे जाने लगा। इस जगह पर अगर आप देखोगे 30 मिनट में आपका लास्ट पीओआई कौन सा बचा है? 1 आवर पे कोई लास्ट पीओआई नहीं था, 4 आवर पे नहीं था, 30 मिनट पे ये लास्ट पीओआई है। टाइम है 5 बजे, और 5:30 को ये कैंडल क्लोज हुई, और न्यूज़ आने वाली है 6 बजे। 6 बजे ये कैंडल क्लोज होती है, और न्यूज़ आते ही नेक्स्ट कैंडल, डेटा क्या आया? डॉलर के लिए नेगेटिव, गोल्ड के लिए पॉजिटिव। बस ये हुआ, ये था तुम्हारा मैग्नेट पॉइंट, पूरा रिकवर। अब आता है 7:15 को न्यूज़, और 7:15 को न्यूज़ कौन सी आती है? ध्यान से देखना, फ्लैश सर्विस पीएमआई डाटा, डॉलर के लिए पॉजिटिव, गोल्ड के लिए नेगेटिव। ध्यान से सुनना, गोल्ड के लिए नेगेटिव। तो ये जो तुम्हारी पॉजिटिविटी थी ना, सबको इसने यहीं पे रोक दिया। अब नेक्स्ट डे जब न्यूज नेगेटिव नहीं थी, तब स्ट्रक्चर ऐसा था, अब डेटा पिछली रात को 7:15 को नेगेटिव आया है, तो डॉलर सॉरी गोल्ड जो है, सीधी सी बात है, क्या करेगा? गिरेगा। क्यों? 7:15 का डेटा नेगेटिव था। उसके बाद सैटरडे संडे और मंडे को मार्केट स्टार्ट होने वाला, मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे को क्या करेगा? सीधी सी बात है, गिरेगा। क्यों? क्योंकि पिछले डेटा को फॉलो करेगा, और यही मैंने तुम्हें पहले से सिखाया है, और अभी भी मैं तुम्हें सिखाते आ रहा हूँ। और इसी केस में वीकली का इस जगह पर आया प्राइस, डेली में देखो, ठीक है, डेली में इस जगह का ये जो भी पीओवाई है, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन लेना चाहिए था, वो लिया। अब 30 अक्टूबर मुझे देखना है क्या डेटा है, क्योंकि प्राइस जो है अभी 28 अक्टूबर को है, 29 अक्टूबर को हमें देखना है। 29 अक्टूबर को यूएसडी करेंसी के लिए जो है 11:30 के आसपास जो है एफओएमसी स्टेटमेंट है, 11:30 को। ठीक, मूव कितने बजे आया? 10:30 की कैंडल जैसे ही क्लोज हुई, मूव आ गया। एफओएमसी मीटिंग गोल्ड के लिए पॉजिटिव रही होगी, 110%। एंड उसके साइन 80 पॉइंट जो आए, उसके साइन कहाँ पे दिख गए थे? डेली टाइम फ्रेम का पीओवाई, ये पीओवाई को रिस्पेक्ट, ये पीओवाई को रिस्पेक्ट, और डेटा पॉजिटिव। स्ट्रक्चर तुम्हें सच बता देता है, और स्ट्रक्चर आ गया था उस हिसाब से डेली टाइम फ्रेम के इस जगह पर, ठीक है। एंड उसके बाद जो कुछ भी प्राइस में हुआ हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें 11:30 को फिर
12 बजे एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, तुम्हारी समटाइम्स ऐसा न्यूज़ आता है, मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अभी फिलहाल जो है हम रेट हाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने बाद जो है या 2 महीने बाद जो है 110% जो है इतना रेट हाई होगा। या अभी हम जो है रेट हाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 3 महीने के बाद जो है हमारा ये व्यू है कि हम रेट हाई ना करें और वहां पर जो है हम कंट्रोल करें। टेम्पररी बेरिस, लॉन्ग टर्म बुलिस। टेम्पररी बुलिस, लॉन्ग टर्म बेरिस, और दोनों तरीके के ट्रेडर होते हैं। तो जब भी एफओएमसी मीटिंग देखो तो साथ ही साथ एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखो, और यहां पर आप समझोगे कि असली गेम क्या होता है। जो बाइंग थी वो पूरी गिरावट में लूज हो गई। समझ रहे हो? एंड उसके बाद नया डे स्टार्ट होता है, ये बुलिस, ठीक है। अक्टूबर 30 को कोई न्यूज़ वगैरह नहीं है, लेकिन जो भी एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का तुम्हें फाइनल रिजल्ट निकालना होता है कि ओके, स्टार्टिंग में जो है टेम्पररी बुलिस था या टेम्पररी बेरिस था, और एंड में जो है ओवरऑल रिजल्ट यही है कि प्राइस बुलिस रहेगा, और उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट डे स्ट्रक्चर भागता है, और वही चल रहा है। और अभी फिलहाल स्कैंडल को लेके रिजेक्शन लिया हुआ। नाउ तुम समझ पा रहे होगे कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इतना इजी भी नहीं लगता, ठीक है, तुम जो सोच रहे हो इतना इजी नहीं है, बट हाँ, तुम्हारे बायस के लिए हेल्पफुल है, एंड बहुत प्रोफेशनल चीज़ें हैं। और नाउ अगर मैं इसके अंदर एक चीज़ बताऊं, वो ये है कि मैंने इसके अंदर फॉरेक्स फैक्ट्री के अलावा बाहर की कोई न्यूज़, ना मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना मैंने फेड चेयर पॉल की कोई स्पीच सुनी, ना मैंने ट्रम्प की कोई न्यूज़ सुनी। साथ ही साथ किसी ने किसी कंट्री पे कोई अटैक, कोई सैंक्शन या कोई टैरिफ, कुछ भी सुना नहीं है। ये सब जब चीज़ें तुम ऐड करोगे तो और चीज़ें जो है बेहतर होंगी। सिर्फ मैं डेटा के हिसाब से इतने परफेक्ट वे में मैंने तुम्हें समझाया कि देखो हर चीज़ परफेक्ट है डेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन जब तुम हर डिटेलिंग पे जो है ध्यान देते हो, बॉन्ड्स पे ध्यान देते हो, डॉलर के साथ जो है तुम एसएमटी डाइवर्जेंस फॉलो करते हो, साथ ही साथ जो है तुम हर करेंसी के कंट्री को जो है समझते हो, एंड वो क्या डेटा रिलीज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को जब आप देखते हो, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीज़ों पे जब आपकी नज़र रहती है, अपने आप जो है तुम परफेक्ट हो पाते हो। लेकिन इसमें यही एक चीज़ है कि तुम्हें तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा, और सही टाइम आने पे जो है वार करना होगा, ना कि हर दिन ट्रेडिंग करना। ये मैं तुम्हें लेक्चर 1 से समझाते आ रहा हूँ, और मैं लेक्चर 10 तक जो है समझाते रहूंगा कि हर दिन ट्रेडिंग करना कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और हर दिन तुम ट्रेड करके जितना नहीं कमा सकते, उतना तुम एक दिन के ट्रेड में कमा सकते हो, लेकिन तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ेगा। बट तुम्हारी बॉडी या तुम्हारा नेचर या तुम्हारे रहने का तरीका उस तरीके का है ही नहीं कि तुम खुद पे जो है कंट्रोल कर पाओ। तुम्हारे पास एक अकाउंट है जिसके अंदर फंड है, और क्लिक करो और दैट्स इट। ऐसा नहीं होता, तुम्हें समझना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर तुम देखोगे, पीओआई से अपसाइड गया, नीचे आया, उसी पीओआई से अपसाइड नीचे आया, और यहाँ पर जो पीओआई बना होगा, ठीक है, जैसे कि ये सडनली बाइंग आई तो उसमें एक पीओआई क्रिएट कर दिया, बाइंग, फिर एक पीओआई क्रिएट कर दिया, बाइंग, फिर एक पीओआई क्रिएट कर दिया यहाँ पर, बाइंग, और ऐसे करते करते भाग गया। और ये बाइंग क्यों की, ये पीओआई टैप करने क्यों नहीं आया? क्योंकि 1 आवर का पीओआई टैप करने नहीं आएगा, तभी तो 4 आवर में पीओआई बनेगा। और 4 आवर का पीओआई टैप करने क्यों नहीं आया? क्योंकि 4 आवर का पीओआई टैप करने नहीं आएगा, तभी तो डेली का पीओआई बनेगा। और ये आज भी लाइव चलता हुआ जा रहा है, और ये आने वाले 100 साल तक चलता हुआ जाएगा। यही रियलिटी है। तुम्हें इस चेन को समझना पड़ेगा, और ट्रस्ट मी, मेरे अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो ये चैन सिखा रहा है, कोई नहीं। आई होप तुम मेरी बात को समझो, ठीक है। तुम्हें सीखना होगा, तुम्हें बुक्स रीड करनी पड़ेंगी, तुम्हें जो है एआई का यूज, तुम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, पूछ सकते हो कि मुझे समझना है कि किस तरीके से गोल्ड पे इसका इफेक्ट होता है, या मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करता हूँ तो कौन सी न्यूज़ किस तरीके से, तुम बोलो उसे कि एडीपी नॉन फार्म डेटा क्या होता है, ठीक है, तुम उसे बोलो कि इसका इस पे क्या इफेक्ट होता है, बात करो उससे। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, कोई पीडीएफ नहीं है, यूट्यूब के वीडियोस देखो,
कहाँ से न्यूज़ कलेक्ट कर सकते हो, कैसे डेटा रीड कर सकते हो, कैसे हीट मैप रीड कर सकते हो, कैसे वॉल्यूम रीड कर सकते हो। देखो, तुम बहुत बेहतर बन सकते हो अगर तुम कोशिश करो तो। बहुत बेहतर बन सकते हो, सिवाय देखने के या बिलीव करने के। बहुत सारी चीजें जो कर सकते हो, लेकिन देखने या बिलीव के नहीं, उसको छोड़ दो। सिवाय उसके जो चाहे वो करो, बिलीव और देखना बंद कर दो। आई होप तुम मेरी बात समझ गए। एंड इससे बेहतर तुम्हें जो है कल और 6 लेक्चर में जो है मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि 1 आवर के पीआई को कैसे इस्तेमाल करना होता है। बट उससे पहले जो है हम कंपैरिजन पॉइंट को जो है समझेंगे, ठीक है। डेट अगर हम देखें तो 14 नवंबर है। मैं 25 नवंबर के आसपास जो है लेक्चर नंबर 6 से लेकर लेक्चर नंबर 10 की जो है सारे रिकॉर्डेड वीडियोस जो है अपलोड कर दूंगा। नाउ हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। सभी का शुक्रिया, एंड मैं होप करता हूँ कि तुम जो है अच्छी खासी जो है लर्निंग कर रहे हो एंड अपने अंदर जो है ग्रोथ लेके आ रहे हो। स्टिल मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि देखना और बिलीव करने से लाख गुना बेहतर है कि खुद यूज करो, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लाओ और खुद से सीखो, खुद से सवाल करो, अपने माइंड को कंट्रोल में रखो। तभी जो है तुम बेहतर तरीके से समझ पाओ। आई होप आप मेरी बात को समझ गए। नाउ मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बाय, सभी को गुड नाइट।